नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क में बने 1905 कॉल सेंटर पर अचानक निरीक्षण किया। 1905 कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण, सीएम धामी ने किया निरीक्षण। वर्करों से भी की बातचीत। सीएम धामी ने 1905 कॉल सेंटर का किया औचक निरीक्षण, वर्करों से की बातचीत। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का सत्र। पेश होने वाले विधेयकों को मंत्रिमंडल से मिलेगी मंजूरी। मुख्य रूप से यूसीसी विधेयक को पेश करने के लिए ली जाएगी मंजूरी। आबकारी नीति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुख्यमंत्री धामी लेंगे बैठक। 5 से 8 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का सत्र। आबकारी नीति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। यूसीसी विधेयक को लाने के लिए लाई जाएगी मंजूरी। आबकारी नीति समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जो तुषार, जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट की बैठक होनी है विधानसभा सत्र से पहले, क्या कुछ खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र होने वाला है और ऐसे में 3 फरवरी का जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो आयोजित होने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। और इसी के तहत जो विधेयक वहाँ पर पास किए जाएंगे कि कौन सी चर्चाएँ की जाएंगी कि कौन से प्रस्ताव इसमें पास होंगे और जो आने वाले समय पर हम देख सकते हैं कि जो विधानसभा पटल में लाए जाएंगे। और उसी के तहत ये मंत्रिमंडल बैठक बुलाई गई है कि किस तरह से पूरी रूपरेखा रहने वाली है, क्योंकि विधानसभा सत्र होने वाला है और यूसीसी उसमें सबसे मेन रहने वाला है। क्योंकि 2 फरवरी को जो ड्राफ्ट कमेटी है वो अपना ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी और जिसके बाद 3 फरवरी को ये मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसी में ये चर्चा की जाएगी कि इसका प्रस्ताव पास किया जाए और विधानसभा सत्र में इसे पटल में लाया जाए और इसके बाद इसका कानून बनाया जाए। वहीं आबकारी नीति और साथ साथ कई ऐसे विषय हैं वहाँ पर जो प्रस्ताव है वो उस पर मोहर लग सकती है, ताकि जो विधानसभा पटल में लाकर इसे एक कानून या फिर इसे एक नियम बनाया जाए। और इसी के तहत 3 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और इसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से तैयार है, पूरे मंत्रिमंडल तैयार है कि विधानसभा सत्र के दौरान कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लगाई जाएगी। जी बिल्कुल। यूसीसी को लेकर जिस तरह से काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा, माना जा रहा है कि इस सत्र में यूसीसी को लेकर मंजूरी आ सकती है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये सामने आएगी और क्या कुछ सहमति बन चुकी है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट जाहिर किया था। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2 फरवरी को जो ड्राफ्ट कमेटी है, क्योंकि 2 साल का उन्होंने पूरा समय लगाया है ड्राफ्ट बनाने में और ऐसे में जो ड्राफ्ट कमेटी है वो अपना जो ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था लंबे समय से कि कब वो ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, कब यूसीसी कानून आएगा। विपक्ष भी लगातार ये सवाल राज्य सरकार से कर रहा था, लेकिन सभी को चुप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है और सभी के जो सवाल थे उनका जवाब भी दे दिया है। और ऐसे में 2 फरवरी को जो ड्राफ्ट कमेटी है वो अपना कहा जा सकता है कि जो ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार को सौंपेगी और उसके बाद 3 फरवरी को जिस तरह से मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके बाद जो विधानसभा है उसमें इसे ये माना जा रहा है कि 6 फरवरी को ये विधानसभा में लाया जाएगा और इसके बाद इस पर चर्चा होगी। विपक्ष भी लगातार तैयार है कि हम इस पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन 3 तारीख को इसका प्रस्ताव पास हो जाएगा और इसके विधानसभा में लाया जाएगा और इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि हम इसे इस विधानसभा में पारित कर देंगे एक कानून के तौर पर। जी बिल्कुल। तो यूसीसी के अलावा और कुछ खास हो सकता है इस सत्र में? देखिए, बिल्कुल, अगर आबकारी नीति के ऊपर भी एक प्रस्ताव पास होने के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था और उसी के तहत ये माना जा रहा है कि 3 फरवरी की जो बैठक होगी उसमें ये पारित कर दिया जाएगा आबकारी को। वहीं अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे इंडस्ट्री, क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी और ऐसे में कई विभागों की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा चेंज करना था और क्योंकि उसके बाद अगर मैं बात मानूँ कि जो विधानसभा जो कैबिनेट बैठक हो रही है वो अहम होगी और इसी में ही जो इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जितने भी MOU
रिव्यू हुआ है और किस तरह से विभागों को और भी मॉडरेट किया जा सके ताकि जो आसानी हो सके इन्वेस्टर्स को, और उसी के तहत ये भी मुद्दे वहाँ पर चर्चा किए जा सकते हैं और इसे पारित किया जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ विधानसभा की, तो विधानसभा सत्र में एक और महत्वपूर्ण चीज़ रहने वाली है यूसीसी के अलावा कि वो 10% जो क्षैतिज आरक्षण जो लोगों को मिलना था आंदोलनकारियों को राज्य के, वो इस विधानसभा में पारित हो जाएगा। और इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी जिन्होंने करीब 4 हफ्तों तक इस पर अध्ययन किया और एक ड्राफ्ट बनाया, और ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप दिया जा चुका है पहले, और इसे भी अब विधानसभा पटल में रखा जाएगा और इसे भी पारित कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी खुशी जो 10% हमारे कहा जा सकता है जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे उनको अब 10% आरक्षण राज्य में दिया जाएगा। जी बिल्कुल तुषार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद अगली खबर देहरादून से आ रही है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी बनी मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव बनी राधा रतूड़ी। उत्तराखंड शासन से आदेश हुए जारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी बनी पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड की। देहरादून से बड़ी जानकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी को बनाया गया मुख्य सचिव। पहली महिला आईएएस अधिकारी होंगी राधा रतूड़ी। मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पहली महिला मुख्य सचिव बनी राधा रतूड़ी। उत्तराखंड शासन से आदेश हुए जारी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता तुषार गुप्ता बने हुए हैं। जो तुषार, जिस तरह से पहली महिला मुख्य सचिव होंगी राधा रतूड़ी, पदभार ग्रहण कर चुकी हैं, आदेश जारी हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार राज्य सरकार काम कर रही है, चाहे वो योजनाओं के तहत हो, और शासन के जितने भी बड़े महत्वपूर्ण पद हैं वो अब महिलाएं संभाल रही हैं। जिस तरह से मुख्य सचिव की जो जिम्मेदारी है वो राधा रतूड़ी को दी गई है, और वो उत्तराखंड की जो पहली महिला है जो मुख्य सचिव के पद पर आज से अपना कार्य शुरू करेगी। और इसके लिए तमाम जो पार्टीज़ हैं वो भी उन्होंने बधाई दी है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो, वो उन्हें एक काबिल अफसर की तरह मानती है। और कहीं ना कहीं जो उनका सख्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से उनका सख्त रूप है उसको सभी पार्टियां अपने एक तौर पर मांग रही है कि किस तरह से उनका जो कार्यकाल रहा है पहले का भी, वो भी प्रशासनिक रहा है, और अब आने वाला जो कार्यकाल रहने वाला है वो भी प्रशासक रहने की उन्होंने उम्मीद जताई है। वहीं अगर बात करूँ तो शासन में भी इसको लेकर खुशी है, क्योंकि 1988 की ये बैच की आईएएस थी, और ऐसे में ये पहले कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि एसएस सिंधु का जो कार्यकाल है वो आज खत्म हो चुका है 31 जनवरी को। और उसके बाद जो कहा जा सकता है कि जो पहली कहा जा महिलाएं थी आईएएस राधा रतूड़ी, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनका कार्यकाल एसएस सिंधु का जिस तरह से कार्यकाल खत्म हो चुका था, ये कयास लगाए जा रहे थे। और सीनियरिटी में भी जो राधा रतूड़ी थी वो सबसे प्रबल थी, और ऐसे में उन्हें अब जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो शासन की कमान है वो महिला को दी गई है, और महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से राज्य सरकार कार्य कर रही है उससे कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो काफ़ी प्रशंसा में नजर आ रही है, और साथ साथ उनमें भी खुशी की लहर है। जी बिल्कुल, जिस तरह से शासन के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं, औपचारिक तौर पर पदभार ग्रहण करने की बात की जाए तो कब कार्य की शुरुआत करेंगी? देखिए, वो उनका कार्य आज से ही शुरुआत हो चुका है। उनका जो आदेश है वो आज पारित हो चुका है, और 31 जनवरी यानी कि आज से ही जो एसएस सिंधु है वो रिटायर्ड हो चुके हैं। और उसके बाद उनका 6 महीने के लिए कार्यभार भी पहले बढ़ाया गया था एसएस सिंधु का, लेकिन अब राधा रतूड़ी को जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी है, सख्त है, और साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अपना प्रहार करती रहती है। तो सभी जो शासन के लोग हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, राधा रतूड़ी के जो मुख्य सचिव बनने से खुश नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिसे राजनीतिक माहौल भी बनाया जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो भाजपा है कोई भी कार्य नहीं कर रही है, लगातार महिला पीड़न के जो मामले हैं। जी बिल्कुल तुषार, बने रहिएगा आप हमारे साथ। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। भारत सरकार की तरफ से उत्तरकाशी के 8 वाइब्रेंट विलेज के उप प्रधानों और दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष मेहमान के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है, जिसमें हर्षिल उप प्रधान माघवेंद्र रावत की पत्नी अनुप्रिया रावत शामिल हुई, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को खास शैली में बनी टकनौर पेंटिंग भेंट की है। और इसके बाद देहरादून से आज से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड शासन ने
किए बड़े बदलाव, 6 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के किए तबादले। अधिकारियों की बदली जिम्मेदारियां और प्रभार। आईएएस हरीशचंद्र कांडपाल को निदेशक सेवा योजन हल्द्वानी की मिली जिम्मेदारी। उत्तराखंड शासन ने किए बड़े बदलाव, 6 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के किए गए तबादले। आईएएस अभिषेक रोहेला को उपाध्यक्ष डीडीए उधम सिंह नगर का मिला पदभार। अधिकारियों की बदली जिम्मेदारियां और प्रभार। उत्तराखंड शासन ने किए बड़े बदलाव। उत्तराखंड शासन ने किए बड़े बदलाव, 6 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। 6 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। अधिकारियों की बदली जिम्मेदारियां और प्रभार। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है। देहरादून से बदला मौसम का मिजाज, दून में हल्की बारिश शुरू। दून में हल्की बारिश शुरू, विभाग ने बारिश की जताई संभावनाएं। मौसम विभाग ने जारी किया था ऑरेंज अलर्ट, आम जनता को सावधान रहने की दी गई थी हिदायत। दून में हल्की बारिश शुरू, विभाग ने बारिश की जताई थी संभावनाएं, आम जनता को सावधान रहने की दी गई हिदायत। विभाग ने बारिश की जताई थी संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया था ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया था ऑरेंज अलर्ट। दून में मौसम का बदला मिजाज, आम जनता को सावधान रहने की दी गई हिदायत। अगली खबर चक्राता से है, जहां आम सीजन में पहली बर्फबारी सुबह से शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस सीजन में मैदानी इलाकों में अभी तक बारिश नहीं हुई थी और न ही पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हुई थी, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज सुबह मौसम ने करवट बदली है। देहरादून की चक्राता लोखंडी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद बागवानी करने वाले किसानों के चेहरे खिल उठ रहे हैं। वहीं पर्यटकों की आने की खुशी से होटल व्यवसाय में भी लोग खुश नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लंबे समय से किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में बर्फबारी और बारिश की वजह से किसानों के साथ ही साथ होटल व्यवसायियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। बढ़े हुए पर्यटकों की संख्या को देखते हुए होटल व्यवसायी उत्सुक नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी किया था पूर्वानुमान, बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिले। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता और हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से देहरादून की यदि बात की जाए तो बर्फबारी को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था, क्या कुछ ताजा स्थिति दिखाई दे रही है घाटी में? देखिए, आज मौसम की बात करूं तो मौसम का आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था पूरे प्रदेश भर में, और ऐसा माना जा रहा था कि संभावना थी कि बरसात पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगी। साथ साथ जो बिजली है या चमकने की उसकी और गड़गड़ाहट की आवाज़ पूरे प्रदेश भर में इसी तरह बजती रहेगी और छाई रहेगी। जो काले बादल हैं वो जो घटा है वो छाई रहेगी, और उसी के तहत देहरादून में सुबह से मैं बात करूँ तो हल्की धूप निकली है, लेकिन बार बार जो बादल हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, काले बादल, क्योंकि शाम तक ये संभावना जताई जा रही है जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जो बरसात है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं यमुनोत्री जैसे क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पर आज सुबह ही जो बर्फबारी है वो हुई है, और कई क्षेत्र हैं ऐसे चक्राता में जिस तरह से हमने विजुअल देखे वहाँ पर जो बर्फबारी देखने को मिल रही है। साथ साथ जो 2000 और 2500 फीट से जो अधिक की जो जहाँ पर जगहें हैं, ऊंचाइयाँ हैं, वहाँ पर जो अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है। जो माना जा रहा था कि 2 महीने से जो बरसात और बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही थी वो अब जनवरी के आखिरी में और फरवरी की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने संभावना भी जताई है कि फरवरी में हमें अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी और वहीं बरसात भी देखने को मिलेगी। 2 महीने से जो किसान थे वो भी परेशान थे क्योंकि बारिश देखने को नहीं मिल रही थी, बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही थी। साथ साथ जो पर्यटन स्थल के जितने भी व्यापारी हैं उनको नुकसान हो रहा था, लेकिन जो बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, किसान हैं और आम जनमानस है उनमें खुशी की लहर है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश आई है, और अभी ये माना जा रहा है कि देहरादून
देहरादून में क्योंकि काले बादल अभी भी छाए हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि शाम तक यहाँ भी बरसात होगी और मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन में भी हम बर्फबारी देख सकते हैं। जी बिल्कुल। हरिद्वार से हमारे साथ विकास भी बने हुए हैं। विकास, हरिद्वार की यदि बात की जाए तो मौसम में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, 3 दिन धूप खिलने के बाद आज फिर से जो हरिद्वार में अगर विशेष तौर पर बात करें, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान यहाँ पर जारी कर रखा था कि जिस तरह से बारिश की संभावना यहाँ पर थी, वही हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही बादल के जो यहाँ पर हरिद्वार में देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन छुटपुट जो बूंदाबांदी है वो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ देखने को जरूर मिली है। जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया था कि जो 3000 से ऊंचे के स्थान है वहां पर बर्फबारी होगी और जिस तरह से हरिद्वार, उधम सिंह नगर आदि क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां पर वर्षा हो सकती है। तो बिल्कुल आज सुबह से ही वर्षा का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनमें कहीं राहत बिल्कुल देखने को मिल रही है कि जो उनकी बहुत दिनों से एक जिस तरह से कड़ाके की ठंड जो पड़ रही थी, जिससे पाला पड़ने के कारण जो उनकी फसल को नुकसान जो हो रहा था, वो अब कहीं ना कहीं बारिश होने से जो ठंड में कमी आएगी, उससे कहीं ना कहीं फसलों को तो यहाँ पर बचाव होगा ही होगा, लेकिन आम जनजीवन भी उससे कहीं ना कहीं राहत महसूस करेगा। जो आम जनजीवन भी काफी यहाँ पर इस बारिश को लेकर काफी आशावान है और जो ठंड, कड़ाके की ठंड जो कह सकते हैं, सूखी ठंड जो पड़ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं उसमें राहत मिलेगी और लोग इस वर्षा के बाद थोड़ा ठंड में राहत महसूस जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। तुषार, मौसम की यदि बात करें तो जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही थी किसानों के साथ ही साथ होटल व्यवसायियों की यदि बात करें तो उनके भी चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तमाम जो टूरिस्ट हैं उनकी आमद में बढ़ोतरी देखी जाएगी मौसम के साथ। देखिए बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, टूरिस्ट प्लेस उत्तराखंड है और ऐसे में जो यहाँ की वादियाँ हैं उनका लुत्फ उठाने विंटर्स में भी जो पर्यटन है वो यहाँ का रुख करते हैं। और ऐसे में 2 महीने की मैं बात करूं, क्योंकि 31 दिसंबर और जनवरी की न्यू ईयर की जो पार्टीज़ होती हैं लोग ज़्यादातर उत्तराखंड में मनाते हैं और यहाँ की जो बर्फ़बारी है उस वक्त देखने को मिलती है। लेकिन 2 महीने से जो बरसात है, बर्फ़बारी है, वो उस तरह से नहीं पड़ी है, जिसके कारण किसानों को नुकसान हुआ है, साथ साथ जो व्यापारी है उनको नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह से 31 जनवरी यानी कि आज और कल का जिस तरह से पूरा अनुमान किया है, इसके बाद मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 4 फरवरी के बाद दोबारा मौसम एक्टिव होने वाला है। तो ऐसे में बर्फबारी का जो दौर है फरवरी में हमें बहुत अत्यधिक देखने वाला मिलने वाला है, क्योंकि 2 महीने से जो बर्फबारी है, बारिश है, बिल्कुल ना के बराबर हुए हैं और जिससे जो सूखी ठंड है, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वो बहुत पड़ी है, जिससे लोग अस्वस्थ हुए हैं। लेकिन अगर बरसात होती है उससे कहीं ना कहीं व्यापारी है। तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए और साथ ही साथ विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। धर्मनगरी में एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में चुनाव की तैयारियों को समय से पूरा करने के लिए विचार विमर्श किया गया। डीएम कार्यालय में असलाहा धारकों की सूची अपडेट करने के साथ ही साथ एसएसपी ने निर्देश दिए, संबंधित सूची से मिलान के बाद असलाहा जमा करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।